हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था नैनसर समीकरण और गिब्स ऊर्जा के बारे में। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अपने आगे अगला टॉपिक आता है बैटरी या सेल। देखिए बैटरी क्या होती है। विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में अपन नॉर्मली बैटरी या सेल का प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार का गैल्वेनी सेल यानी जो डैनियल सेल हमने पढ़ा है वही होता है, विद्युत रासायनिक सेल ही होता है, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक अभिक्रियाओं से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। नॉर्मली बैटरी दो या दो से अधिक सेलों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, जैसे ये एक सेल है, ये कोई दूसरा सेल है, और इनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ये तीसरा सेल जोड़ दिया मैंने, तो इसके लिए बैटरी पद का प्रयोग किया जाता है जब दो या दो से अधिक सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो नॉर्मली अगर अपने पास में कोई बैटरी है तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए बैटरी के लिए। मोस्टली बैटरी के लिए दो गुण होने चाहिए। एक अच्छी बैटरी के दो गुण होते हैं। नंबर एक, बैटरी हल्की और सुसंबद्ध होनी चाहिए। हल्की होनी चाहिए ताकि अपन उसको आसानी से कहीं भी ले जा सके। हल्की होनी चाहिए, सुसंबद्ध होनी चाहिए, जोड़ने के आसान तरीके होने चाहिए उसको। और नंबर दो, वो लंबे समय तक समान विभव उत्पन्न कर सके, ऐसा गुण होना चाहिए उसमें। ये नहीं कि उसको अपन ने यूज में लेना शुरू किया और कुछ ही देर में उसका विभव कम हो गया। लंबे समय तक समान विभव उत्पन्न कर सकने की क्षमता बैटरी में होनी चाहिए और हल्की और सुसंबद्ध होनी चाहिए। ये किसी भी नॉर्मल बैटरी के आवश्यक दो गुण हैं। अपन जो बैटरी या सेल पढ़ेंगे उनको अपन बांट रहे हैं दो भागों में। दो प्रकार की बैटरियां होती है। नंबर एक प्राथमिक, प्राइमरी, और दूसरी सेकेंडरी, द्वितीयक। देखिए प्राथमिक बैटरी कौन सी होती है। प्राथमिक बैटरी वो होती है जिसको अपन केवल एक ही बार यूज में ले सकते हैं, दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते। उस बैटरी को अपन कहते हैं प्राथमिक बैटरी, प्राथमिक सेल। और जिस बैटरी को आप बार बार यूज में ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, उसको द्वितीयक बैटरी। जैसे अपनी घड़ी का सेल है, वो एक प्राथमिक बैटरी हो गई क्योंकि उसको अपन दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। और जैसे अपनी गाड़ी की बैटरी है या इन्वर्टर की बैटरी है, वो एक द्वितीयक सेल हो गया क्योंकि वो डिस होने के बाद में हम उसको वापस दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। यानी जिनको आवेशित कर सकते हैं, बार बार यूज में ले सकते हैं, उन्हें द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी कहा जाता है। तथा जिन्हें बार बार यूज में नहीं लिया जा सकता, केवल एक ही बार यूज में लिया जा सकता है और आवेशित नहीं किया जा सकता, उन्हें प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी कहते हैं। चार्ज नहीं होने वाले प्राथमिक, चार्ज होने वाले द्वितीयक। तो पहले प्राथमिक बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक बैटरी का सबसे बढ़िया उदाहरण है शुष्क सेल या लेक्लांश सेल। जो अपनी घड़ी का सेल होता है, रिमोट का सेल, जो दीवार घड़ी का वाला सेल होता है, उस सेल को अपन शुष्क सेल बोलते हैं। उसको अपन जानते हैं कि दोबारा से यूज में नहीं ले सकते, लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में उसको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते। तो देखिए शुष्क सेल, सेल में अपने को क्या क्या बैटरी आप पहले भी पढ़े सेल, जैसे विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा है, डैनियल सेल, विद्युत रासायनिक सेल भी पढ़ा है, मानक वेस्टर्न सेल पढ़ा है। वैसे ही यहाँ पर सेल पढ़ने, सेल में उसकी बनावट देखनी है कि एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है, बीच में विद्युत अपघटनी क्या है, नंबर एक। नंबर दो चीज उसकी ये देखनी है कि उसकी रिएक्शन, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर रिडक्शन। बस बैटरी या सेल में इतनी चीज होती है। शुष्क सेल में देखिए क्या होता है। शुष्क सेल में अपने को जो दिखाई देता है बाहर वाला आवरण, बाहर तो जैसे कंपनी का लोगो लगा हुआ रहता है, जैसे निप्पो कंपनी का सेल है तो उसके चारों तरफ निप्पो कंपनी का लोगो लगा हुआ रहता है। अंदर, उसके अंदर जिंक धातु का एक पात्र होता है, इस प्रकार से जो गोल होता है वो जिंक धातु का पात्र होता है, जो कि एनोड का काम करता है। एनोड भी बन गया और पात्र भी बन गया, दोनों काम हो गए। ये चीज ठीक है। ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर तो इस पर देखो कंपनी का लेबल होता है, अपने को दिखाई नहीं देता। अपन वायर जोड़ते हैं नीचे से, यहां से जो चमकीला भाग दिखाई देता है यहां से। फिर कैथोड, इसके बीचों बीच अगर आपने कभी सेल को तोड़ करके देखा हो तो आप देखेंगे उसके सेल के बीचों बीच एक काले रंग की छड़ आपको दिखाई देती है, ऐसे चौक की जैसी, इस तरह से बिल्कुल ब्लैक, वो होता है ग्रेफाइट। ये काले रंग की छड़ है जो कि क्या है, ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट कैथोड का कार्य करता है यहाँ पर।
किसका कार्य करेगा? कैथोड का। अकेला ग्रेफाइट नहीं, इसके ऊपर चारों तरफ यहां पर मैंगनीज डाइऑक्साइड का लेप लगा हुआ रहता है, यहां पे MnO2 का लेप है, और ये किसका काम करेंगे? कैथोड का। ये लीजिए एनोड और कैथोड हो गए दोनों कंप्लीट। बीच में बना हुआ रहता है विद्युत अपघट्य। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या बना हुआ रहता है? विद्युत अपघट्य। अब वो विद्युत अपघट्य कौन सा होता है अपने को ये भी ध्यान में रखना। विद्युत अपघट्य होता है एक तो अमोनियम क्लोराइड और दूसरा होता है जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, Zn जिंक क्लोराइड, इन दोनों का नम पेस्ट भरा हुआ रहता है। नम किया हुआ यहाँ पे पेस्ट भरा हुआ रहता है, वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और उसके बाद में सेल को यहां से कोई चपड़ी वगैरह लगा करके और बंद कर दिया जाता है इस तरह से। और ये ग्रेफाइट की छड़ को ऊपर से पीतल की टोपी लगा करके ढक दिया जाता है। ये कैप है इसको ढकने के लिए, क्योंकि ग्रेफाइट की छड़ अगर ऐसे बाहर रहेगी तो इजीली टूट जाएगी। अगर आप सेल को डालेंगे निकालेंगे बार बार तो ये ग्रेफाइट की छड़ टूट जाएगी। तो इसको टूटने से बचाने के लिए यहाँ पर पीतल की टोपी लगी हुई रहती है, कैप लगा हुआ रहता है। ये होता है शुष्क या लेक्लांशीय सेल की बनावट। इस तरह के इसमें सारी चीजें बनी हुई रहती है। जिंक धातु का पात्र होता है जो कि एनोड का काम करता है। पात्र के बीचों बीच मैंगनीज डाइऑक्साइड से लेपित एक ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कि कैथोड का कार्य करता है। एनोड और कैथोड दोनों के मध्य अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट भरा हुआ रहता है तथा ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर कैप लगी हुई रहती है ताकि छड़ टूटने से बच जाए। ये हो गई लेक्लांशीय सेल की बनावट। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये देखिए ये सारी चीजें अपने सामने लिखे हुए। एनोड जिंक का है, कैथोड MnO2 का है। तो सबसे पहले अपन आते हैं एनोड पर। कौन सी विक्रिया कराओगे? एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसका बना हुआ है? Zn का। तो जिंक का ऑक्सीकरण करवा देंगे। ये हो गई जिंक की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया और Zn+2 में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। दोनों इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां पहुंच जाएंगे? एनोड से हैं कैथोड पर पहुंच जाएंगे, या ठीक है दोनों इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि दोनों में से एक तो MnO2 का बना हुआ है, देखो तो MnO2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? आप यहां पर जब मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या आएगी +4, ठीक है। और मैंगनीज यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है उसमें से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी मैंगनीज है वो +4 से किस में चेंज होगा? Mn+3 में। एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो +4 से +3 में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए अगर आप दोनों को ग्रहण करना चाहें तो आपको 2 Mn+4 लेने पड़ेंगे और वो किस में चेंज हो जाएंगे? Mn+3 में। एक तो ये ध्यान रखना है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले लेकिन मैंगनीज केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। दूसरा, मैंगनीज डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन विद्युत अपघट्य के द्वारा मैंगनीज तक पहुंचेंगे इन आयनों के द्वारा। विद्युत अपघट्य यही है ना, अमोनियम NH4, ये रहा अपना NH4+। जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले NH4+ में आएगा। NH4+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते ही NH4 उदासीन हो जाएगा। उदासीन का मतलब अमोनिया अलग और एक हाइड्रोजन अलग, समझ गए। और उसके बाद में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा किसमें? MnO2 में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन में ही है। और ये हाइड्रोजन किस में जुड़ जाएगा? MnO2। तो यहां पर आप डायरेक्ट प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा? अमोनियम आयन। ये लीजिए इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर रिएक्शन। इस सेल में आपको ये रिएक्शन का थोड़ा सा, कैथोड वाली ये जो रिएक्शन है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन पहले आएगा NH4 में। NH4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसमें? NH3 और H में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में यहां से जो H है वो किस में आकर के जुड़ेगा? MnO2 में। चलिए जोड़ देते हैं। देखो यहां से तो NH3 फ्री हो गया, प्लस यहां से एक हाइड्रोजन निकला और वो आकर के इसमें जुड़ गया। MnO2 है, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो MnO2 से ये हो जाएगा
O और एक ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुड़ गया तो वो OH हो गया, ये हो जाएगा MnOOH हो जाएगा ये इस तरह से रिएक्शन होती है। ये कैथोड की रिएक्शन हो गई कंप्लीट। यहां वाला ये जो MnO2 का जो मैंगनीज है ये Mn+4 स्टेट में, Mn+4 अवस्था में है। और इस Mn की अगर इस मैंगनीज की आप ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो इस मैंगनीज की ऑक्सीजन संख्या आएगी +3। आप चेक कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ। अगर आप दोनों ऐड करना चाहते हैं तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीपल कर देना, 2MnO2 2NH4 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर बन जाएंगे 2NH3 और 2MnOOH। दोनों रिएक्शन को, ये एनोड की रिएक्शन हो गई है कैथोड की, दोनों रिएक्शनों को जोड़ दीजिए तो कंप्लीट सेल की रिएक्शन हो जाएगी। देखो दोनों रिएक्शनों को मैं जोड़ करके यहां पर लिख देता हूं टोटल रिएक्शन। आप इसको 2 से मल्टीपल करके लिख सकते हैं या चाहे सिंगल के रूप में लिख सकते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, ये रिएक्टेंट बचे और ये प्रोडक्ट बचे हैं अपने पास, Zn प्लस 2 MnO2 प्लस 2 NH4। देख लीजिए ये 3 विकारक बचे थे, तीनों लिख दिए हमने। और ये 3 उत्पाद बने, Zn प्लस 2 2 NH3 प्लस 2 MnOOH। ये हो गई शुष्क सेल की कंप्लीट रिएक्शन, संतुलित कंप्लीट अभिक्रिया हो गई है। तो ये हुई शुष्क सेल की क्रियाविधि में आपको इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, एनोड पर जिंक के ऑक्सीकरण से क्या बना है Zn+2। ये जो Zn+2 है ये इस अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके संकुल का निर्माण कर लेंगे। संकुल वगैरह ये अपने आगे एक चैप्टर आएगा, उससे संयोजी यौगिकों का, वहां पर अपन डिटेल से पढ़ेंगे इनको। जिंक किसके साथ रिएक्शन करता है? अमोनिया के साथ। यहां पर आप केवल इतना ध्यान रखिए कि जिंक है वो अमोनिया के 4 अणुओं से लोन पेयर ग्रहण करता है, मतलब अमोनिया के 4 अणु जुड़ेंगे जिंक के साथ में इस तरह से, और इसको आप इस तरह से बड़े कोष्टक में लिखेंगे। और चार्ज कितना आएगा? देखो ये तो चारों उदासीन रहेंगे, इस पर कितना है? +2। तो जो Zn+2 है, एनोड पर बनने वाला Zn+2 विद्युत अपघट्य में निर्मित अमोनिया के साथ रिएक्शन करके इस संकुल का निर्माण कर लेता है। ये एक चीज आपको रिएक्शंस के अलावा और ध्यान में रखनी है। अदर किसी सेल में इस प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी, आपको केवल यहां पर शुष्क सेल में ही इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये अपना शुष्क सेल हो गया कंप्लीट। नॉर्मली जो शुष्क सेल होते हैं जो अपन यूज में लेते हैं, उनका जो विभव होता है वो लगभग 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। 1.2 वोल्ट से लेकर के 1.5 वोल्ट तक विभव उत्पन्न होता है इन शुष्क सेलों के द्वारा। फिर उसके बाद में अपन दूसरा प्राथमिक सेल पढ़ रहे थे अपन, बिना चार्ज होने वाले। तो प्राथमिक सेलों का ये पहला उदाहरण था। दूसरा सेल जो अपन काम में लेते हैं, जैसे अपने हाथ घड़ी होती है, हाथ घड़ी में भी अपन ये वाला सेल नहीं डालते, ये तो दीवार घड़ी में डालते हैं। जैसे हाथ घड़ी में एक छोटा आता है दूसरा सेल, या फिर कोई श्रवण युक्ति होती है, सुनने वाली जो मशीन वगैरह होती है उनमें, या जो छोटे कैलकुलेटर वगैरह होते हैं उनमें जो छोटे सेल डले हुए रहते हैं, उन सेलों की बात करेंगे अपन। वो जो सेल होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं और उनमें किस प्रकार से रिएक्शन होती है, उनको मरकरी सेल बोलते हैं। प्राथमिक सेल का पहला उदाहरण है शुष्क सेल, दीवार घड़ी वाला सेल। दूसरा उदाहरण हाथ घड़ी वाला सेल, मरकरी सेल। ठीक है, इसमें अपने को कुछ ज्यादा डिटेल से पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा ही है इसमें। देखिए एनोड कैथोड वगैरह किसके बने हुए होते हैं, केवल अपने को ये ध्यान में रखना। एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य, ये होता है इसका विद्युत अपघट्य KOH। KOH के आयनन से ये बनेंगे K+ और OH-। ये तो हो गया विद्युत अपघट्य। उसके बाद में है एनोड और कैथोड। एनोड किसका बना हुआ होगा? जो शुष्क सेल में था वही एनोड मरकरी सेल में होता है, यानी जिंक का।
बस अंतर ये होता है कि यहाँ पर जिंक अमलगम होता है, यानी जिंक के साथ में मिश्रण है किसका, मरकरी का, लेकिन रिएक्शन आपको किसकी लिखनी है, जिंक की लिखनी है। तो एनोड की रिएक्शन शुष्क सेल और मरकरी सेल दोनों की सेम ही हो जाएगी। Zn किस में चेंज हो जाएगा, Zn+2 में। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, सीधी सी वही रिएक्शन। ठीक है, यहां पर अपन रिएक्शन को थोड़ा सा अलग प्रकार से लिखेंगे। Zn, इसमें से अपन ने क्या निकाल दिया, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर Zn से क्या बढ़ा है, Zn+2, तो अपन इसको क्या करेंगे, जो Zn+2 है इसको उदासीन करेंगे। उदासीन करने के लिए धनायन के साथ में क्या जोड़ना चाहिए, ऋणायन। तो मरकरी सेल में देखो विद्युत अपकट्य के अंदर OH- ऋणायन है, तो इसको उदासीन करने के लिए हम इसके साथ में 2 OH- जोड़ देते हैं पूरी रिएक्शन, प्लस 2 OH-। ठीक है, 2 OH- जोड़ने, तो वो दोनों OH- अगर यहां पर जुड़ जाए इस Zn+2 के साथ में, तो ये Zn+2 क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे कार्बन होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे अपन, कार्बन पर 2 OH जुड़ जाए, अगर किसी एक ही कार्बन पर अगर 2 OH आ जाए तो ये कार्बन स्थायी नहीं होता है और इसमें से एक H2O निकल जाता है बाहर। ठीक वैसे ही आप यहां पर याद रख सकते हैं कि एक ही Zn, एक ही जिंक पर 2 OH स्थायी नहीं होते हैं और इसमें से एक क्या निकल जाएगा, जैसे कार्बन में से H2O निकलता है वैसे यहां से भी एक क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ये एक H2O यहां से बाहर निकल जाएगा, समझ गए। H2O अगर बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, ZnO प्लस H2, क्या बचेगा, ZnO प्लस H2। ये अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यानी यहां पर आप ZnOH की होल 2s मत लिखिए, बल्कि इसकी बजाय ये दोनों लिखिए, ये बनेंगे वास्तव में ZnO प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगी। ये तो हो गया एनोड, किसकी रिएक्शन हो गई, एनोड की। मरकरी सेल में एनोड की रिएक्शन हो गई। अब आते हैं कैथोड पर। कैथोड किसका बना हुआ होता है, देखो सेल का नाम क्या है, मरकरी सेल, इसका मतलब जो कैथोड है वो भी मरकरी के ही किसी यौगिक का बना हुआ होता है, HGO का बना हुआ होता है। ठीक है, HGO में आप देखिए Hg की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ये +2 है और ये -2 है, ये होता है HGO। एनोड से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो ये मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दी। दोनों इलेक्ट्रॉन Hg में जुड़ते ही Hg कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये लीजिए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने किस में जोड़ दिए, Hg में, लेकिन बच गया क्या, ये तो बच गया ना O-2 ऋणायन, तो ऑक्सीजन तो बच ही गया O-2। अब ये कहां जाएगा, एनोड पर देखिए और कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बनाया गया, H2। इस O-2 को वो H2O ग्रहण कर लेगा, ये रहा H2। ये O-2 है, किस में जुड़ जाएगा, H2 में, तो क्या बन जाएगा, वही वापस OH- O-2 H2O और O-2, ये अगर जुड़ेंगे तो 2 OH बनेंगे, -1 तो 2 क्या बन गए, OH- बन गए। ये रिएक्शन हो गई कैथोड। कंप्लीट रिएक्शन चाहिए तो दोनों रिएक्शनों को जोड़ देंगे अपन, 2 इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन कटे, H2O से H2O भी कट जाएगा, 2 OH- से 2 OH- भी कट जाएंगे, बचेगा क्या, Zn, और देखो कुछ नहीं बचा, इधर बचा है HGO और कुछ नहीं है। प्रोडक्ट में देखो ZnO और कुछ नहीं है, केवल Hg। ये रिएक्शन होगी। टोटल रिएक्शन में आपको एकदम सीधी सी है, यहां से ऑक्सीजन निकला और यहां पर जुड़ गया, तो ये तो +2 से उदासीन हो गया, ये +2 हो गया, ये यहां पर उदासीन है, यह +2 हो गया, ये +2 था, ये उदासीन हो गया। ये मरकरी सेल की कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, मरकरी सेल नॉर्मली अपन जो यूज में लेते हैं, इनका विभव लगभग होता है 1.35 वोल्ट। और इन सेलों की एक और खासियत होती है कि यूज के दौरान इनका विभव कम नहीं होता है,
जब तक आप इनको यूज में ले रहे हैं इनका विभव में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? विभव में परिवर्तन कब होता है? जब सांद्रता में परिवर्तन होता है। और यहां पर देखो विद्युत अपघट्य की सांद्रता स्थिर है। विद्युत अपघट्य कौन था? KOH माइनस, यानी K प्लस और OH माइनस। अब आप इसमें देखो OH माइनस आयन यूज में तो आ रहे हैं लेकिन सांद्रता स्थिर है। यहां पर देखो तो हमने 2 OH माइनस काम में लिए तो सांद्रता कम होनी चाहिए, लेकिन हमने तुरंत ही अगली रिएक्शन में 2 OH माइनस वापस बढ़ा दिए। जितने हम OH माइनस आयन काम में लेंगे उतने ही वापस बढ़ते जाएंगे, यानी विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है वो कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी। और सांद्रता स्थिर रहने के कारण जो मरकरी सेल है यूज के दौरान इनका विभव भी स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसी के साथ में अपने जो प्राथमिक प्राइमरी सेल थे उसके अपने को 2 उदाहरण पढ़ने थे, दोनों कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? शुष्क सेल और मरकरी सेल। अगले वीडियो में अपन देखेंगे द्वितीयक सेल, यानी जो चार्ज होने वाले होते हैं उन सेलों के बारे में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।